इजराइल के एक सैन्य कमांडर ने कहा कि गाजा पट्टी में उनके हमले ने हमास को कई साल पीछे कर दिया है और इसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल होगा। ये बयान इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में 11 दिनों तक चलने के बाद थम गए युद्ध के बाद सामने आई। लेकिन इस टिप्पणी ने इन दोनों के बीच दशकों से चले आ रहे घमासान की कहानी बयां कर दी। ये विवाद कितना पुराना है, क्यों हुआ ये विवाद और क्या है अल-मकबा जब हजारों फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ा फिलिस्तीन। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आज के वीडियो में। इतिहास पर नज़र डाली जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह अत्याचारों का सामना करना पड़ा है और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में उसे नहीं खोना चाहते हैं। यहूदियों से नफरत। इसी दौरान एक और शब्द एंटी-सेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि दुनिया के सबसे चालाक कौम हैं, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। यहूदियों की पहचान डेविड स्टार। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सज़ा का भी प्रावधान था। थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। 1860 में हर्जल का वियना में जन्म हुआ। वे सोशल वर्कर के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटी सेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहाँ उन्होंने बतौर पत्रकार काम किया। साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच हुए एक युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो इसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड ट्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। इस घटना के बाद निर्णय किया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश की स्थापना करेंगे। जायनिस्ट कांग्रेस। साल 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जायनिस्ट का हिब्रू में मतलब होता है स्वर्ग। राजदूत अनिल त्रिगुनायत कहते हैं, देखिए, जो फर्स्ट जायनिस्ट कांग्रेस हुई थी, जिसको कि जायनिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था उस वक़्त में, वो थियोडोर हर्जल के द्वारा ही हुआ था। वो तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से 1897 में जब वो हुई तो उस तरह से वो एक आज का जो मॉडर्न डे इज़राइल है उसकी उन्होंने नींव डाली। वो उसके फाउंडर बन गए जहाँ तक मैं समझता हूँ। और उस कांग्रेस में पहली बार एक फार्मूला अडॉप्ट हुआ जिसको कि बाज़ल प्रोग्राम, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में हुआ था तो बाज़ल प्रोग्राम उसको बोलते हैं। और उसमें उन्होंने 5 पॉइंट 6 पॉइंट का एक फार्मूला बनाया कि किस तरह से इसको हम अचीव करेंगे। और उनका ये मानना था कि कोई लीगल और एक तरह से कैसे हम अपनी स्टेट को जो सिक्योर रहे और पैलेस्टाइन के अंदर में बना सकें अपनी उसको। तो एग्रीकल्चरिस्ट हुए, ट्रेडर्स हुए, उन सबको किस तरह से लाया जाए और किस तरह से जो फंडिंग वगैरह आएगी उन सबको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक वो और उनके और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे उनके लोग थे। और ये एक बड़ी बात है कि जो 208 या 207 डेलीगेट्स सारी दुनिया से वहाँ पर इकट्ठे हुए। और इसको पहली बार चूँकि ये एक ज्यूज़ के लिए कौम की बात हुई थी तो उसका बड़ी पब्लिसिटी हुई और उससे काफ़ी बड़ा उनको एक फ़ायदा हुआ उस बात से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि एक सिंबॉलिक मूवमेंट की फाउंडेशन के बाद जैसे भारत में कांग्रेस हुई थी उसी तरह इंटरनेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। तो उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने अपनी जायनिस्ट कांग्रेस जो बाद में वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया 1960 में, तो उनकी सबसे बड़ी भूमिका इसमें रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इज़राइल का नेशनल एंथम है हातिक्वा, वो उस वक़्त वहाँ पर अडॉप्ट हुआ उसके अंदर में। और उसके बाद में वो 1948 में स्टेट ऑफ इज़राइल का भी नेशनल एंथम बना। तो मैं समझता हूँ कि जो हर्जल जो थे ये
उनकी एक आकांक्षा कहिए या विजन कहिए, जिसका एक नतीजा आप इजराइल में देखते हैं। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठे भी होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ज़ायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। बाल्फोर समझौता। उस ज़माने में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था, लेकिन 1914 में पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए समझौते के मुताबिक अगर युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक आज़ाद देश की स्थापना की जाएगी। ब्रिटेन का धोखा और शुरू हो गया युद्ध। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसने की मदद की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराए। इसके साथ ही फ़िलिस्तीन और यहूदियों के बीच नए संघर्ष की शुरुआत हो गई। हिटलर का खौफ। पहले विश्व युद्ध के बाद 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फ़िलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फ़िलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फ़िलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव और गहरा गया। संयुक्त राष्ट्र का भविष्य को लेकर बड़ा फैसला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन पर राज कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे में वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने 19 नवंबर 1947 को टू नेशन थ्योरी के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान लिया और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। का कहानी है 15/5/1948 की, जब तक वहाँ पर इससे पहले एक साल पहले को सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, एक यूएन कमेटी बनाया था। इस यूएन कमेटी जब तक उन्होंने बनाया वो लुकिंग इनटू द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम, तो उन्होंने एक टीम वहाँ पर फ़लस्तीन में गया था। उनकी स्टडी में आ गया 65% वहाँ पर ये फ़लस्तीनी वाले लोग रहते और 33% ये यहूदी, और इसके साथ में है, इसके हाथ में सिर्फ 7% ऑफ टोटल पैलेस्टाइन। मकसद ये इजरायली के साथ में जो जूश वाले का कमेटी है। तो उसके बाद ये उनकी जब तक वो युद्ध शुरू हो गया, इसी वक्त में काफ़ी मसाकर भी करा दिया था। 3.5 लाख फ़लस्तीनी वाली फेंक दिया था और पूरा कब्जा कर दिया था और पूरा अरब मुल्क डिफीट हो गया था। क्यों? वहाँ पर ये कॉलोनियल यूरोप उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इसराइल से, तो उन्होंने यूएन का भी रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करा दिया था और पूरे देश में खा गया था। ये मकसद है, ये नकबा हो गया। इसलिए वहाँ पर 3.5 लाख फ़लस्तीनी जो बाहर गया, अभी तक ये 5 लाख लोग 50 लाख हो गया। इस 50 लाख हो गया, वो अभी तक उनकी हक है रिटर्न टू पैलेस्टाइन। इसलिए फ़लस्तीनी प्रॉब्लम है, अगर 2 स्टेट सोल्यूशन या 1 स्टेट सोल्यूशन, ये फ़लस्तीनी वाले जो फोर्स्ड रिफ्यूजी है वापसी करना चाहिए टू द पैलेस्टाइन। आज का, कल का, किसी दिन भी, लेकिन उनका दिन आ जाएगी। गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिनों में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को वो अपनी राजधानी बताता है।